नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर ज्योति शर्मा। और बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी जो वीडियो को सब्सक्राइबर करने वालों की जो संख्या है, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिक। विद्युत से आप सभी परिचित हैं कि विद्युत अगर हमारे जीवन में न हो तो हमारा 10 मिनट भी चैन से रहना, आराम से रहना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लाइट जलना, पंखा चलना, कूलर चलना, बहुत सारी जो हमारा दैनिक जीवन है वो विद्युत पर ही डिपेंड करता है। और 10 मिनट भी यदि लाइट चली जाए तो हम आराम से नहीं रह पाते। तो अब इस लेसन में हमें पढ़ना है कि ये विद्युत होती क्या है और किस तरह से ये काम करती है। तो सबसे पहले इस बारे में जो शब्द आता है वो होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम बटन दबाते हैं वैसे ही तुरंत हमारा पंखा चलने लग जाता है, वैसे ही हमारी तुरंत लाइट जल जाती है। यानी यहाँ पर जो कुछ था वो उस लाइट तक पहुंचता है और पंखे तक पहुंचता है और तुरंत हमारी लाइट और पंखा या कोई भी चीज है वो चलने लग जाती है। तो ऐसा क्या है जो तुरंत उस बटन के दबाते ही वहां पर पहुंच जाता है और हमारी लाइट या पंखा जो है वो चलने लग जाता है। तो बच्चों, ये है विद्युत धारा, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो किसी चालक माध्यम के अंदर, चालक माध्यम का मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। जो अभी प्लास्टिक की बात करें, लकड़ी की बात करें तो वो तो चालक है ही नहीं, उसमें करंट प्रवाहित होगा ही नहीं। तो हम सिर्फ चालक की बात कर रहे हैं जिसमें करंट प्रवाहित होता है। तो किसी चालक माध्यम के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को बच्चों में आगे से, ये मैंने पूरा लिखा है, आगे ई और ऊपर माइनस का निशान लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन का निशान है और हम वहां पर इलेक्ट्रॉन कहना चाह रहे हैं। तो किसी चालक माध्यम के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर जो होती है वो विद्युत धारा कही जाती है। दर का मतलब समझ गए होंगे कि हम उसके अंदर समय का भाग दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम जब इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तब समझते हैं। और विद्युत धारा के बारे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह, हमने बटन दबाया है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत गति करके, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करके वहां तक पहुंचे हैं और उसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। बच्चों, यहाँ मैंने एक छोटा सा जो आपका परिपथ है वो बनाया है। तो विद्युत धारा की दिशा हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। तो अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि मैडम, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो जो है वो ऋण की तरफ से बहने चाहिए, तो यानी ऋण की तरफ से धन की तरफ होनी चाहिए विद्युत धारा की दिशा। वास्तव में होता यही है बच्चों कि जो विद्युत धारा है या इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर ही होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब शुरू में इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ धन आवेशों की खोज ही हुई कई दशकों तक, तो और विद्युत के बारे में तब भी आविष्कार हो रहा था, तब भी खोज हो रही थी। तो तब विद्युत धारा को कहा गया कि धन आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और धन आवेश का प्रवाह किधर से होगा? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होगा। यही बात मानी गई। और जब दशकों बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उस परिपाटी को ही रखते हुए, उस परिपाटी का सम्मान करते हुए उस दिशा को परिवर्तित नहीं किया गया। और आज भी यही कहा जाता है कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो विद्युत धारा की दिशा आपसे यदि पूछी जाए तो आप कहेंगे धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। लेकिन यदि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछी जाए, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन फ्रेमिंग में अंतर आ जाता है कि विद्युत धारा की दिशा पूछी जाए तो आप धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल बोलेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या है इस परिपथ में,
तब हम कहेंगे कि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ। यानी आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर ही आपको आंसर देना होगा। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको सोच समझ के मैंने यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के लिए तैयार कर दिया है, तो आपको बहुत सोच समझ के और फिर अपना जवाब देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी चालक की, अब इसका हम गणितीय रूप देखते हैं कि यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब समझ होंगे, जैसे बच्चों ये पेन है और इसकी अगर हम ये काटे, ये इसकी चौड़ाई देखें हम, तो ये इसकी अनुप्रस्थ काट कही जाएगी। तो किसी चालक की, ये चालक मान लेते हैं हम, तो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से t समय में यदि q आवेश प्रवाहित हो रहा है, समय हमने दे दिया है t और कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस अनुप्रस्थ काट से विद्युत धारा I को, विद्युत धारा को I से हम शो करते हैं। तो विद्युत धारा I को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो परिभाषा के अनुसार जो हम व्यक्त करेंगे वो करेंगे I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, I को एम्पियर में नापेंगे, Q को कूलाम में नापेंगे और T को हम सेकंड में नापेंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक, यहाँ Q की बात चल रही है, तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है वो कूलाम है और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब कहीं पर भी C लिखा हुआ आप देखेंगे इस लेसन में, तो उसका मतलब होगा कूलाम, और हम किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लगभग एक कूलाम की बात हो रही है, तो एक कूलाम जो है वो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन की एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और अब ये नेक्स्ट बात है कि एक कूलाम में आवेश कितना होता है, यहाँ पर भी चेंज हो गया क्वेश्चन कि एक कूलाम में आवेश कितना होता है। तो एक कूलाम में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है कि एक कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश समाहित होगा उतना ही एक कूलाम में आवेश होगा। ठीक है, अब विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एम्पियर जो नाम दिया गया है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने ये विद्युत धारा के मात्रक का नाम दिया था, इसलिए आज भी उनके सम्मान में विद्युत धारा को एम्पियर में ही नापा जाता है। अर्थात प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा बनती है। ठीक है, प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर धारा बनती है। इससे कम विद्युत धारा को मिली एम्पियर में कैसे प्रदर्शित करेंगे, 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाता है 10⁻³ एम्पियर। इसी तरह से मिली एम्पियर से भी यदि छोटा हो तो माइक्रो एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाता है 10⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ये समझ गए होंगे बच्चों, एम्पियर का मतलब समझ सकते हैं 1 रुपया। ठीक है, लेकिन यदि हमें उससे भी छोटा 1 रुपया ही न हो, उससे भी कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उससे कम विद्युत धारा को हम मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, परिपथों में विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये जो एमीटर यंत्र है इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये देखिए, ये विद्युत परिपथ यहाँ पर बनाया हुआ है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से हम सिंपल एक से दूसरे का तार बांधे जा रहे हैं, बस उसी तरह से जैसे हमने सेल को करा, जैसे हमने विद्युत बल्ब को करा, की को करा, उसी तरह से हमने एमीटर को जोड़ दिया। सिंपल तरीके से एक सिरा प्लस से, एक सिरा माइनस से, इसे कहेंगे श्रेणी क्रम। प्लस वाला सिरा बच्चों विद्युत परिपथ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी यंत्र का जो प्लस वाला सिरा है वो हम प्लस से ही जोड़ेंगे और माइनस वाला जो सिरा है वो हम माइनस से ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो एमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है,
अब ये जो समीकरण है, ये जो हमारा आया है, इस पर आधारित, इस समीकरण पे आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक उदाहरण यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, इसमें 3 चीजें आ रही है, आई आ रहा है, क्यू आ रहा है और टी आ रहा है। इनमें से यदि 2 चीजें आपको दी गई हो और तीसरी चीज आपसे पूछ ली जाए तो आप आसानी से, मैथ्स आप पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में आ गए हैं तो बिल्कुल आसानी से कि 3 अगर है कोई फॉर्मूला 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है और 2 चीजें उसमें से दी गई हैं तो तीसरी चीज जो है हम वो खोज लेते हैं। तो इस पर आधारित कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल सिंपल तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, कितने विद्युत धारा का मान दे दिया है इन्होंने, 0.5 एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय कितना है, टी कितना है, 10 मिनट। इस 10 मिनट को हम सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे तो 10 इंटू 60 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 10 से गुणा कर देंगे हम उसको, तो 10 इंटू 60 हो जाएगा 600 सेकंड। तो हमारा टी आ गया है 600 सेकंड। तो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत पथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछा गया है क्यों। तो जब भी आपके इस तरह का कोई आंकिक प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उन चीजों को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमें आई दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, जिसको हमने लिख लिया है। अब हमें यह पता करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी ये तो हमारा पहला ही फॉर्मूला है, लेकिन जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें माइंड में लाना होता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 2 चीजें हमें दे रखी है, तीसरी चीज हमें पता करनी है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने एक ही फॉर्मूला किया है। तो I बराबर Q अपॉन टी, हमसे पूछा गया है Q। तो जब हमसे Q पूछा गया है तो Q बराबर हो जाएगा I T, दोनों वज्र गुणा हो जाएंगे नीचे के, और ये I और T। I का मान रख दिया हमने 0.05, T का मान रख दिया हमने 600 सेकेंड, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 300 कुलाम जो है वो हमारे Q का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि इस तरह के क्वेश्चन में आपको T और Q दे रखा हो तो I का मान पूछा जा सकता है, I और Q दे रखा हो तो T का मान पूछा जा सकता है। यानी 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें दे करके आपसे एक का मान पूछा जा सकता है, जो कि बड़ा सिंपल है उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। विद्युत धारा को समझने के बाद में बच्चों अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उस पर चलते हैं, वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होते हैं ये, तो जिस तरह से बच्चों एक समतल धरातल है और उस पर हमने पानी की नली रखी हुई है, पानी उसके अंदर भर दिया है हमने किसी नल से और उसको सिंपल रख दिया है नीचे की तरफ, जो धरातल बिल्कुल बराबर है। तो हम ये देखते हैं कि वो जो नली का पानी है वो आगे नहीं जाएगा, न तो इस वाले सिरे से न इस वाले सिरे से, वो पानी उसके अंदर भरा ही रहेगा। जिस तरह से हम पानी डाल करके, पौधों में पानी डाल करके और बस नल से उसको हटा करके और छोड़ देते हैं, तो देखिए पानी कहीं पर भी गति नहीं करता है, दोनों ही सिरों से गति नहीं करता है वो। लेकिन जैसे ही हम उसको खींचने लगते हैं, एक जो अंतर है, दाबांतर हम वहां पर उत्पन्न कर देते हैं, या उसको जब हम नल से जोड़ देते हैं या उसको ऊंचा कर देते हैं, एक दाबांतर पानी के अंदर हम उत्पन्न कर देते हैं, तो पानी जो है वो मुक्त सिरे से बहने लग जाता है। तो उसी तरह से विभवांतर होता है कि विभवांतर क्या होता है कि विभवांतर भी विभव जो है वो तभी गति करेगा या इलेक्ट्रॉन प्रवाह तभी होगा, इलेक्ट्रॉन गति तभी करेंगे किसी चालक में जब उनके बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है, एक जो दाब है विद्युत विभव का, वो वहां पर उत्पन्न होगा, तभी वो उस ज्यादा विभव से कम विभव की ओर गति करेंगे। तो देखते हैं विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर हो, और इस अंतर को ही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो विभव का अंतर हमने उत्पन्न किया है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। और वो विभवांतर हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं,
इस विभवांतर को हम सेल लगा करके या बैटरी लगा करके उत्पन्न कर सकते हैं। तो विभव में ये अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा और तभी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। तो जो हमने विद्युत सेल लगाया या हमने बैटरी लगाई वो उस चालक परिपथ के अवयवों के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर देता है। दो पॉइंट्स के बीच में विभव में अंतर ला देता है, जितने भी वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है, और वो जो विभवांतर होता है वही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण बनता है। ठीक है, और उसी से फिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अगर हम इस विभवांतर को परिभाषा के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए कि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसी को यदि हम गणितीय समीकरण के रूप में लिखें तो देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, वो किसके बराबर है, किया गया कार्य W अपॉन आवेश Q। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब विभवांतर का जो SI मात्रक है वो वोल्ट है, यानी कि ये हो गया V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर V किया गया कार्य W अपॉन आवेश Q। ठीक है, तो इसको V को हम किस में नापेंगे, वोल्ट में नापेंगे, जो कि इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ये रखा गया है। बच्चों यहाँ पर मैं ये नाम जो है, उधर मैंने एम्पियर का भी बताया था, इधर मैं वोल्ट का भी बता रही हूँ। तो ये आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लिया जाता है या रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि वोल्ट जो नाम दिया गया है, वोल्ट जो मात्रक दिया गया है, वो किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। इसीलिए आपको ये वैज्ञानिक भी याद होने चाहिए। वो थे एम्पियर वाले थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और ये है वोल्ट वाले इटली वैज्ञानिक, और इनका नाम क्या है, अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने सबसे पहले ये वोल्ट जो यूनिट दी थी, इस वजह से इन्हीं के सम्मान में आज भी विभवांतर को वोल्ट जो यूनिट है उसी में ही नापा जाता है। ठीक है, एक वोल्ट बच्चों कई बार आपसे, जैसे उधर भी मैंने 1 एम्पियर बताया था, इधर भी यहाँ पर मैं 1 वोल्ट बता रही हूँ। आपसे एम्पियर की परिभाषा न पूछ करके या विभवांतर की परिभाषा न पूछ करके, विभव न पूछ करके आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो अब आपको उस 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है। तो ये जो हमने गणितीय समीकरण बनाए हैं, जो फॉर्मूले बनाए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको, जैसे ये वोल्ट है, इसकी हमें परिभाषा देनी है, तो हम इन दोनों का प्रयोग करके और उस 1 वोल्ट की परिभाषा देंगे। देखिए कैसे कि 1 वोल्ट की विभवांतर ही होगा 1 वोल्ट। तो इस 1 वोल्ट की हम परिभाषा देंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि अब हम आवेश को के आगे क्या लगा देंगे, 1 कूलाम। इसी तरह से कार्य के आगे, कार्य को किस में नापते हैं, जूल में, तो कार्य को किस में नाप कर देंगे हम, 1 जूल में। यानी हर यूनिट में हम 1 लगा देंगे, एकांक लगा देंगे, तो उसी से ही जो लास्ट आ जाएगा वो 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यदि 1 कूलाम आवेश को किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी ये जो डेफिनेशन थी, इसी को ही हमने 1 जूल और 1 कूलाम में परिवर्तित कर दिया है। जब यहाँ पर 1 जूल और 1 कूलाम आ जाएंगे तो जो ये विभवांतर है वो अपने आप ही 1 वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अतः 1 वोल्ट बराबर ये W अपॉन Q को हमने इस तरह से यूनिट्स में लिख दिया है कि 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी इसको 1 V बराबर 1 जूल पर कूलाम।
बच्चों ये जैसे इस तरह से इसको यहाँ पर ये जो बटा लगाया है इसको पर या प्रति बोला जाता है। और इसको जब इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं तो क्योंकि गुलाम नीचे था इसलिए इस सी को, और हमने यहाँ पर अब बटा नहीं लगा रहे तो इस सी को ऊपर लिखकर और -1 लगा दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? -1 का मतलब कि जो ये सी था जिस पर माइनस लगा हुआ है वो नीचे की तरफ था और हम इसको ऊपर उठाकर रख रहे हैं, इसलिए इसके आगे हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है। तो अब विभवांतर को किससे नापा जाता है, कौन से यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है कि विभवांतर को वोल्ट मीटर यंत्र के द्वारा नापा जाता है और इसे हमेशा सदैव उन बिंदुओं के बीच में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर नापा जाना हो। उन बिंदुओं के पार्श्व क्रम में, एमीटर को लगा रहे थे हम श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को लगा रहे हैं हम पार्श्व क्रम में। तो जिन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर पता करना है उन दो बिंदुओं के पार्श्व क्रम में हम इस वोल्ट मीटर को लगाते हैं। पार्श्व क्रम क्या होता है? देखिए, जैसे ये एक सिंपल सा प्रतिरोध में ये परिपथ मैंने बनाया है, यहाँ पर हमें ये जो तार है इस तार के बीच का हमें विभवांतर पता करना है। तो हमने इस वोल्ट मीटर को, ये देखिए, प्लस से प्लस जोड़ेंगे, माइनस से माइनस जोड़ेंगे, लेकिन इसके ये नीचे करके ये पार्श्व क्रम कहलाता है। हमने साथ में नहीं जोड़ा उस चालक के, हमने उसके नीचे करके इसको जोड़ा है। इन दोनों के जो सिरे हैं वो हमने एक कर दिए हैं। पार्श्व क्रम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रतिरोध लग रहे हैं उनके जो सिरे हैं वो एक हो जाएं। तो ये देखिए, इस प्रतिरोध का भी और ये वोल्ट मीटर का भी ये जो दोनों सिरे हैं वो समान है, तो इसे कहा जाता है पार्श्व क्रम। और आपसे ये क्वेश्चन हमेशा 100% ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साल पूछेंगे एमीटर को कौन से वाले क्रम में लगाते हैं और अगले साल पूछेंगे वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं। तो आपको ये जो दोनों प्रश्न है वो बहुत अच्छे नहीं बच्चों, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हमने किस में लगाया? पार्श्व क्रम संयोजन में लगाया। ठीक है, इसी के आधार पर एक ये जो हमारा फॉर्मूला था, इसी के आधार पर आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है। देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? वही बात जो हमें दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो V बराबर हमें दिया है 12 वोल्ट विभवांतर, Q आवेश जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 कूलाम। जो हमारा फॉर्मूला है ये था हमारा फॉर्मूला V बराबर W/Q। तो अब अगर हमें क्या निकालना है? W निकालना है। W निकालना है, इस W को निकालना है, तो ये देखिए ये गुणा हो जाएंगे इनके, तो ये हो जाएगा W बराबर VQ। V दे रखा है 12, Q का मान है 2, दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 जूल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वही की 3 चीजें हैं, इनमें से आपसे अभी W पूछा गया है, कुछ और देकर के आपसे V या फिर Q भी पूछे जा सकते थे, जिनका इजीली इसी फॉर्मूले को लगा करके हम जवाब दे देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों विद्युत परिपथ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है, यानी विद्युत धारा कहीं टूट नहीं रही हो, बंद परिपथ हो। सरलता से विद्युत परिपथ बनाने के लिए विभिन्न अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा परिपथ बनाया है, तो विभिन्न हम बल्ब न बना करके, सेल का चित्र न बना करके और एमीटर का चित्र न बना करके हम उनको प्रतीकों के रूप में किस तरह से व्यक्त कर देते हैं। तो वो अवयवों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है और प्रतीकों द्वारा विद्युत परिपथ के निरूपण को ही विद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। तो बच्चों, ये एक सिंपल सा परिपथ मैंने बनाया है और इसके अंदर हम और बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। तो हम क्या क्या चीजों को जोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से उन्हें प्रदर्शित करेंगे जब ये परिपथ बनाएंगे, इस तरह से विद्युत परिपथ आरेख बनाएंगे, तो हम कौन कौन से प्रतीकों के द्वारा उन्हें व्यक्त करेंगे, ये आपके बोर्ड पर दिखाया गया है। आप अच्छे से इन सबको देखिए। तो सबसे पहले है विद्युत सेल। तो इसको एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़ी लाइन प्लस टर्मिनल को शो करती है और छोटी लाइन माइनस टर्मिनल को शो करती है।
फिर है बैटरी या सेलों का संयोजन, तो 2 या 3 जो है वो लंबी लाइन और छोटी लाइन क्रम से बना दी जाती है, तो इसी को ही हम बैटरी या सेल कहते हैं। फिर है प्लग कुंजी या स्विच इसको बोलेंगे, तो खुली हुई, तो खुली हुई में जब हम कोष्ठक लगाएंगे तो उसके अंदर बिंदी नहीं लगाएंगे, यानी वो अभी खुली हुई है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। बंद प्लग कुंजी या स्विच, तो इसके अंदर यदि हम बिंदी लगा देंगे, कोष्ठक के अंदर यदि हम एक डॉट लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारा विद्युत परिपथ जो है वो बंद हो गया है, प्लग ऑन है और अब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार संधि, यानी जब 2 तारों को जोड़ना हो तब इस तरह का अगर बीच में पॉइंट उल्टा टी बना करके और बीच में पॉइंट डाल दिया जाए उनके, तो हो जाएगा तार संधि, यानी यहाँ पर 2 तार जुड़े हुए हैं। फिर है बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी हम उन 2 तारों को जोड़ नहीं रहे हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर ले रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जब लेना हो उनको तो उसे कहेंगे तार क्रॉसिंग। और इस तरह से जैसे आपके चित्र में शो हो रहा है उस तरह से हम इसको प्रतीक के रूप में दिखाएंगे। विद्युत बल्ब, तो या तो बल्ब का फोटो बना देंगे या फिर उल्टा W, जैसे छोटा W लिखते हैं उस तरह से उल्टा W हम लिख देंगे। प्रतिरोधक बनाना हो तो ये चित्र में देखिए इस तरह से 2-3 टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइनें बना करके और प्रतिरोधक बना दिया जाता है। फिर है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, कहीं कहीं किसी परिपथ में हमें धारा को भी नियंत्रित करना पड़ता है, तो उस धारा नियंत्रक के लिए हमें ये आपके चित्र में दिखा रखा है सारणी में, उस तरह से हम प्रतीक बना करके और धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोधक को शो कर सकते हैं। एमीटर को शो करने के लिए गोला बना के उसमें ए शो कर लिख देंगे और वोल्टमीटर को शो करने के लिए गोला बनाकर वी शो कर देंगे। एक तरफ प्लस लिखेंगे और एक तरफ माइनस लिखेंगे। प्लस वाले सिरे को हमेशा परिपथ के प्लस वाले सिरे से जोड़ा जाएगा और माइनस वाले को हमेशा माइनस के सिरे से जोड़ा जाएगा। तो बच्चों ये था विद्युत परिपथ को के संकेतों के रूप में उसे शो करने का तरीका। विद्युत परिपथ आरेख बनाने के बाद में बच्चों अब हम चलते हैं ओम के नियम की तरफ। तो ये इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। तो ओम का नियम क्या होता है इसको समझने के लिए हमने एक प्रयोग किया है। उससे पहले ये ओम का नियम हम समझें उससे पहले ये प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है कि इस तरह से हमने एक परिपथ बना दिया। देखिए एमीटर को हमने कहा था कि किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये एक प्रतिरोधक है XY और इस वोल्टमीटर को कैसे जोड़ना था, तो पार्श्व क्रम में जोड़ना था, वो हमने यहाँ पर इस तरह से पार्श्व क्रम में जोड़ दिया है। ये सेल हमने लगाए हैं और ये आपकी कुंजी है, इसके अंदर डॉट लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब परिपथ जो है वो ऑन है। अब विद्युत धारा जो है वो इधर से प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ बह रही है। तो अब जो ये सेल लगाए हैं, ये सेल लगाने का मतलब है बच्चों कि हमने ये जो 4 सेल बनाए हैं, चारों सेल इकट्ठे नहीं बना, मतलब इकट्ठे नहीं लगा दिए हमने, हम एक एक सेल को बारी बारी से लगाते जाएंगे और साथ में ही इस एमीटर के अंदर जो पाठ्यांक आएगा उसे हम नोट करते जाएंगे। तो अभी हमने एक सेल लगाया और एमीटर में पाठ्यांक नोट किया, उसके बाद हमने दूसरा सेल लगा दिया इसमें, फिर एमीटर में पाठ्यांक नोट किया। इस तरह से 3, 4, 5 जितने चाहें हम उतने सेल लगा सकते हैं और उसके अंदर यानी सेल लगा करके हम क्या बढ़ा रहे हैं, विभवांतर बढ़ा रहे हैं। तो विभवांतर बढ़ाते बढ़ाते हुए हम इस एमीटर में भी पाठ्यांक नोट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही एमीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है, यानी कि विद्युत धारा भी बढ़ती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ती है। तो इसी को ही क्या कहा गया है, इसी को ही ओम का नियम कहा गया है। और ये जो हमने प्रयोग किया उस प्रयोग में जो धारा थी और जो विभवांतर था, इसके मध्य हमने अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये देखिए एक सीधी टेढ़ी लाइन आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि धारा और विभवांतर जो है वो एक दूसरे के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। इसलिए ये अगर वोल्टता बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ गई है। ये देखिए क्रॉस 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 वाले निशानों से आपको पता चल रहा है। तो इस तरह से
ओम के नियम का अगर आपको पूछा जाता है कि ओम के नियम का ग्राफ द्वारा सत्यापन कीजिए, तो इस तरह से ग्राफ बना करके आप उसको सत्यापित कर सकते हैं। अब इसको डेफिनेशन के रूप में हम किस तरह से लिखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारावाही तार का ताप समान होने पर, जो धारावाही ताप हम ले रहे हैं उसका ताप समान होना चाहिए, नहीं तो विभवांतर और जो धारा है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो धारावाही तार का ताप समान होने पर तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती जाती है। तो V अपॉन I इस अनुक्रम इस वाले निशान को हटा करके यदि अपन V अपॉन I लिखते हैं तो ये एक नियतांक हो जाता है कि V और I में इतना परिवर्तन करने पर ये जो है अंतर इतना ही आ रहा है। ये पक्की बात होती है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध है ये बात। तो इस बराबर को इसको जब नियतांक कर दिया हमने अनुक्रमानुपाती वाले निशान को हटाकर, तो V अपॉन I बराबर इस नियतांक को हमने नाम दिया R, और V को हम V बराबर लिखें तो हम लिख सकते हैं IR। ये इस वाले डेफिनेशन, इस वाला जो ये सूत्र था उससे हम ये तीन जो समीकरण हैं, तीन जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे विभिन्न जो हम आगे पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न उनके अंदर ये काम आते हैं, उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो अब R क्या है, हमने नियतांक R तो कर दिया, लेकिन ये R है क्या? तो ये R जो होता है वो एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध किसे कहते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसमें वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम को हम इस तरह के निशान से डिनोट करते हैं जो कि एक ग्रीक शब्द है, और ओम के नियमानुसार R बराबर V अपॉन I हो जाता है। ये देखिए अगर हम R बराबर निकालें तो ये V अपॉन I हो जाएगा। बच्चों ये प्रतिरोध का शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आवेश प्रवाहित हो रहा है विद्युत चालक में, उसका जो प्रतिरोध करता है, उसको जो रोकता है उसकी स्पीड को, वो ही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप अपनी गाड़ी लेकर के खाली रोड पर जा रहे हैं, तो वहां कोई रोकने वाला नहीं है, वहां कोई प्रतिरोध नहीं है आपको, तो आप बिल्कुल आप अपनी स्पीड से चल सकते हैं। कोई ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई अन्य वाहन नहीं है, तो वहां प्रतिरोध बिल्कुल शून्य है और आप बिल्कुल अपनी मनचाही स्पीड से वहां पर चल सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर गड्ढा भी हो, गाय भैंसे भी हो, स्पीड ब्रेकर भी हो और 10 वाहन और उस वहां पर उस रोड पर चल रहे हो, तो आपकी स्पीड में अंतर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यानी वो आपकी स्पीड को कम कर रहे हैं, आपकी स्पीड को बढ़ा नहीं रहे, आपकी स्पीड को कम कर रहे हैं, प्रतिरोध रोक रहे हैं। तो इसी को ये जो रोकने वाला जो तत्व होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो आवेश के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन को बहने से जो रोक रहे हैं, तो वही यो जो गुण है वही प्रतिरोध कहलाता है। ओम के नियमानुसार हमने R निकाल दिया है, R बराबर हो जाता है V अपॉन I। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, इस तरह की भी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। तो ये जो होते हैं, जो सूत्र हमने निकाले हैं, उन्हीं के अनुसार हम इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, दोनों 1 को 1 करते ही और यहाँ पर जो R हो जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 ओम को हम परिभाषित करेंगे कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों को 1-1 कर दिया है हमने, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। तो 1 ओम, इसी को ही हमने यहाँ पर इसके यूनिट्स में लिख दिया है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। और अगर हम धारा के रूप में हम करेंगे तो I बराबर V अपॉन R हम लिख सकते हैं। ठीक है, किससे निकाला है हमने? V बराबर IR से, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था V बराबर IR, इससे हमने निकाल लिया है I बराबर V अपॉन R। देखिए बच्चों, सब जगह जो ये है, यही वाला फॉर्मूला जो है वो सब जगह चल रहा है। तो इस वाले समीकरण से पता चलता है कि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा
ये धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा जो है वो कम हो जाएगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको कहा कि जितने आपके सामने अवरोध आएंगे रोड पर उतनी ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी, वही वाली बात है। और अगर अवरोध नहीं होगा तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो आपकी स्पीड को हम यहाँ पर धारा मान सकते हैं। तो देखिए कि अवरोध बढ़ रहा है तो ये जो धारा है वो कम हो जाती है, और अवरोध कम होता है तो धारा बढ़ जाती है। यानी जो विद्युत धारा है वो प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती उल्टी होती है। तो यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो धारा आधी रह जाती है। ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न है ये पूरा तो इम्पोर्टेंट है ही सही, इसके अलावा ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट अवसद वाले प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, और जो रिक्त स्थान है उन वाले प्रश्नों में डायरेक्ट ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। यही की यही लाइन उठा के रख दी जाती है कि यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा जो है वो आधी रह जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो या फिर कि धारा आधी कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है वो 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध को आप समझ गए हैं। अब बात आती है कि प्रतिरोध किसमें ज्यादा और किसमें कम होता है। तो वे चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं, और अच्छे चालकों में हम शामिल करते हैं सभी धातुओं को, जैसे कि Ag सिल्वर वाले और कॉपर वाले। तो इनका उपयोग हम फिर विद्युत संचरण के तारों के लिए करते हैं। दूसरा है वे चालक जिनका प्रतिरोध उच्च होता है। अब प्रतिरोध उच्च होगा तो वह आसानी से धारा को बहने नहीं देंगे, तो वो विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं, जैसे कि अधातु हैं। और तीसरा होता है कि विद्युत रोधी, जिनमें से धारा बिल्कुल बहकर जाती ही नहीं है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबर, ये जो चीजें होती हैं, तो विद्युत रोधी जो होते हैं वो हीन चालकों से भी अधिक प्रतिरोध रखते हैं, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, ये वाले जो तीनों प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थानों में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किस किस बात पर, अगर हम क्या बदल दें जिस पर यह प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसके लिए हमने ये सिंपल सा प्रयोग किया है। एक हमने सेल लगा दिया, एमीटर लगा दिया, की लगा दी, और यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है मैंने इन 2 बिंदुओं के बीच में मैंने एक तार लगा दिया, निक्रोम का तार। तो निक्रोम जो है बच्चों, अब ये जो फर्स्ट इन 2 बिंदुओं पर हम 2 बिंदुओं को मैं नामांकित कर देती हूँ, एक को x और एक को y। तो इस xy में अभी पहले नंबर पर हमने निक्रोम का तार लगाया, और निक्रोम का तार लगाने के बाद में हम यहाँ पर पाठ्यांक एमीटर में नोट करते हैं और उसे लिख लेते हैं। अब दूसरी बार हमने की को वापस से हटा दिया, बंद कर दिया। इस xy से हमने उस तार को, निक्रोम के तार को हटाया, और अब हमने निक्रोम का ही और डबल लंबाई का तार, अनुप्रस्थ काट उतनी ही है यानी चौड़ाई उतनी ही है तार की, लेकिन अब हमने उसकी लंबाई को दुगना कर दिया है। तो दुगनी लंबाई का तार हमने यहाँ पर xy के बीच में लगाया। अब हमने पाठ्यांक नोट कर लिया। तीसरे नंबर पर हमने जो वो निक्रोम की जो मोटाई थी उससे भी ज्यादा मोटा तार, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने बढ़ा दिया है, तो उससे मोटा तार हमने यहाँ पर लगाया। फिर हमने पाठ्यांक नोट किया, और फोर्थ टाइम में अब हमने, पहले था इन सभी स्थितियों में था निक्रोम का तार, और अब हमने यहाँ पर कर दिया कॉपर का तार, यानी पदार्थ को बदल दिया। तो अब पदार्थ को बदलकर फिर हमने एमीटर का पाठ्यांक नोट किया। तो हम देखते हैं कि चारों ही परिस्थितियों में जो हमारे पास में एमीटर में विद्युत धारा का जो पाठ्यांक आता है वो अलग अलग आता है। तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो किसी चालक का प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे कि मैं कहूं कि हमारी जो रोड थी पहले वो 2 मीटर की ही थी, और उस पर ब्रेकर भी है, गाय भैंसे भी है, जानवर भी है, गड्ढे भी हैं और वाहन भी चल रहे हैं। तो अब वो जो 2 मीटर
मीटर थी, जितना हमें पहुंचने में टाइम लग रहा था, अगर वैसी की वैसी ही रोड 4 मीटर तक कर दी जाए, यानी उसकी लंबाई जो है वो बढ़ा दी जाए, तो लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो भाई उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा, यानी उतनी ही ज्यादा 2 मीटर में तो आ ही रही थी इतनी परेशानियां, फिर आगे 4 मीटर और 2 मीटर जाने में भी हमें उतनी ही परेशानियां आएगी, हमारी स्पीड जो है वो बन नहीं पाएगी। तो इसलिए प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पर क्षेत्रफल पर ये इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तो भाई वही की वही रोड है 2 मीटर लंबी अपनी, लेकिन हमने पहले थी वो 5 मीटर चौड़ी और अब हमने उसको कर दिया है 10 मीटर चौड़ा। तो बताइए बच्चों, अगर उतना ही क्राउड है, उतने ही जानवर हैं वहां पर, लेकिन वो ब्रेकर और गड्ढे तो है ही सही, लेकिन गड्ढे भी कोई पूरी रोड पर तो नहीं है, यहाँ पर था तो हम इधर से बचकर जा सकते हैं, इधर है तो हम कहीं और से जा सकते हैं, गाय भैंसे भी यूं चल रही हैं, कम चौड़ी रोड थी तो हमें वैसे ही बचकर चलना पड़ रहा था, अब ज्यादा चौड़ी रोड है तो हम उन्हें बिल्कुल आराम से क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इस तरह से ज्यादा चौड़े रोड में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध जो है अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा इसका तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, कम हो गया ना तो हम आसानी से उनको पार करके फटाफट से जा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे रोड चौड़ा होने की वजह से। तो कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ चालक के व्युत्क्रमानुपाती, काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, हमने मोटा तार लगा करके इसको देखा था। और थर्ड है कि पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। पहले हमने निक्रोम के तार लगाए थे, अब हमने लास्ट में कॉपर का तार लगाकर भी देखा। तो हमने देखा कि अगर हम अलग अलग धातु से बने हुए तार लगाएंगे तो अमीटर का जो पाठ्यांक है वो हर स्थिति में अलग आएगा, यानी जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से प्रतिरोध जो होता है वो इन 3 बातों पर निर्भर कर गया। इनको सम्मिलित रूप से हम लिखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, L के तो व्युत्क्रमानुपाती और L के तो समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने लिख दिया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हम यहाँ पर इस अनुक्रमानुपाती के स्थान पर बराबर का निशान लगाते हैं, आपको पता है, तो हम एक स्थिरांक जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगाने के लिए एक स्थिरांक लिखा है रो, ये P की तरह से आपको दिखाई, P नहीं है पर P की तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है रो, और हमने लगा दिया R बराबर रो L अपॉन A। तो यहाँ पर जो ये रो है वो एक आनुपातिक स्थिरांक है और जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहा जा रहा है इस रो को? चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता। तो इसका जो एसआई मात्रक है, यानी कुल मिला के जो प्रतिरोधकता हमारे पास में आई स्थिरांक के रूप में, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब है कि जो धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वो अत्यंत कम होती है, 10⁻⁸ ओम, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक, यानी देखिए बच्चों बहुत ही कम है। तो इसी वजह से प्रतिरोधकता के कम होने की वजह से ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। कौन? धातुएं और मिश्र धातुएं, यही बात हमने ऊपर भी की थी। सेकंड आ जाता है कि रबड़ तथा प्लास्टिक जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता अत्यंत उच्च होती है, वो धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देते। कितनी उच्च होती है? 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक की होती है, और इसीलिए ये पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, इनसे बिल्कुल भी विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं हो पाती। अब आ जाए बात इन दोनों से अलग हटकर हम बात करें मिश्र धातुओं की। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। अवयवी धातुओं का मतलब समझ गए होंगे आप बच्चों, यानी मिश्र धातुएं जिन जिन से मिलकर बनी हुई हैं उन तत्वों की तुलना में इनकी जो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता रहती है वो अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
और उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन नहीं होता, यानी कि वो फटाफट से पिघलती नहीं है, ऑक्सीजन में उनका दहन नहीं होता और वो फटाफट से पिघलती नहीं है उच्च ताप होने पर भी। इसीलिए इनका उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर जैसे तापन युक्तियों को बनाने में किया जाता है, जिनका हमें ताप का उपयोग करना है। विद्युत इस्त्री से हम प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पर, टोस्टर में हम टोस्ट को सेक रहे हैं, विद्युत तंदूर आता है उसमें हम रोटी या बाटी को सेकते हैं। तो जिन युक्तियों में हमें ताप का उपयोग करना है तो ऐसी हमें धातुएं लगानी पड़ेंगी जो कि ताप बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी पिघले नहीं। तो ऐसी जो धातुएं हम लगाते हैं वहां पर हम ऐसी जगहों पर हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। तो इन तापन युक्तियों को बनाने में किया जाता है। बल्बों में तंतु निर्माण के लिए हम हमेशा ही टंगस्टन का उपयोग करते हैं। तो टंगस्टन जो होता है उसकी जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है और वो किसी से क्रिया भी नहीं करता। इस वजह से टंगस्टन का ही उपयोग पुराने जमाने से आज तक विद्युत बल्बों के जो तंतु हैं उनको बनाने में किया जा रहा है। और जो कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी विद्युत धातुएं हैं उनका जो उपयोग है वो विद्युत संचरण के तारों को बनाने में किया जाता है। इनका प्रतिरोध कम होता है तो वो गर्म कम होती है और फटाफट से विद्युत धारा बिना किसी क्षय के आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से बच्चों ये जो वे कारक हैं जो कि प्रतिरोध इन सभी कारकों पर निर्भर करता है और उनका उपयोग हम अलग अलग ढंग से करते हैं। बच्चों आ जाते हैं कि आपकी बुक में कुछ आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हल करने पर। तो पहला जो अंकित प्रश्न है वह है आपका उदाहरण 12.3। तो इसमें है पहला ए तो दे रखा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। चलिए ए को पहले हम हल कर लेते हैं, बी को बाद में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर दे रखा है V बराबर 220 वोल्ट और R जो प्रतिरोध दे रखा है वो दे रखा है 1200 ओम। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको बताया कि हमें जो दिया हुआ होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये दो चीजें हमें दी हुई थी। ओम के नियमानुसार V बराबर होता है IR। ये देखिए मैंने यहाँ पर ही इसको लिख दिया है, 1-2 में ये काम आएगा इस वजह से। तो V बराबर IR से I हमें पता करना है कितनी धारा लेगा, यानी I हमको पता करना है तो I बराबर हमने निकाल लिया V/R। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। I को अगर हम इधर करेंगे तो ये R जो इससे जुड़ा हुआ था वो नीचे चला जाएगा और ये जो V है वो ऊपर आ जाएगा। तो I बराबर हो जाता है V/R। V का 220 वोल्ट था, मान रख दिया। R का 1200 ओम दिया हुआ था, वो मान रख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं 2 वाले को, B को, कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। ध्यान दीजिए बच्चों, वहां ऊपर जो प्रतिरोध दे रखा था वो ज्यादा दे रखा था 1200 ओम और इसमें जो प्रतिरोध दे रखा है वो है 100 ओम। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। यही वही का वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर प्रतिरोध को बदल दिया गया है। तो अब देखिए V जो हमें दे रखा है वो है 220 वोल्ट और R जो हमारा बदला है वो हो गया है 100 ओम। तो वही उसी वाले सूत्र से कि I बराबर V/R, V 220 दे रखा है, R जो प्रतिरोध है वो 100 हो गया है। इन दोनों इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.2 एम्पियर। अब बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पर कि भाई जब वोल्ट जो है वो दोनों में बराबर है तो जब धारा ज्यादा होती है, ऊपर वाले में धारा ज्यादा, ऊपर वाले में प्रतिरोध ज्यादा था, तो जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो धारा जो है वो कम हो जाती है। और इसी प्रकार जब प्रतिरोध कम हो गया, 100 ओम हो गया, तो यहाँ पर ये जो धारा थी पहले 0.18 एम्पियर ही थी और अब यहाँ पर धारा प्रतिरोध के कम होने से धारा बढ़ जाती है, 2.2 एम्पियर हो जाती है। तो इस प्रकार से धारा जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। सेकंड जो हमारा उदाहरण है आपकी बुक में 12.4 उदाहरण नंबर से दे रखा है कि कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है। जो हमें दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं।
तो आई हमने लिख दिया 4 एम्पियर। तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, V हमें दे दिया है 60 वोल्ट। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो भाई पहले हमने V और I दे रखा है, V और I दे रखा है, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस पर बात करें तो हमें R पता होना चाहिए। दो चीजें हमें दे रखी है, R हम पता करते हैं तो R बराबर हो जाता है V अपॉन I। समझ गए होंगे, उस वाले सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो V अपॉन I हो गया, तो V दे रखा है हमें 60 और I का मान दे रखा है हमें 4 एम्पियर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 15 ओम जो है वो प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट उसने बोला है कि यदि विभवांतर को हम 120 वोल्ट कर दें तो धारा कितनी होगी। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं। धारा मीन्स उसने हमसे I पूछी है। अब हम यहाँ पर I के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो I के लिए फॉर्मूला था हमारे पास में V अपॉन R। V उसने 120 वोल्ट कह दिया है, 120 लिखा हमने, और R जो है वो 15 हमारे पास में, जो हमने सोल्व किया था वो 15 ओम हमारे पास में आ गया है। तो इस तरह से 120 बटा 15 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8 एम्पियर। यानी कि उस समय जब विद्युत हीटर को 120 वोल्ट तक के विभवांतर से जोड़ा जाएगा तब विद्युत हीटर 8 एम्पियर की धारा लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण 12.5 है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, यानी लंबाई हमें दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। R दे रखा है हमें 26 ओम। ठीक है, यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। व्यास दे रखा है हमें 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि हमसे पूछा है रो क्या है, और सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ का नाम बताइए। तो बच्चों आपकी बुक में 12.2 एक सारणी दी हुई है जिसमें कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधकता के जो मान है वो दिए हुए हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किससे मिल रहा है वो पता करके और हमें उस धातु का नाम बताना है। ठीक है, तो चलते हैं। R बराबर हमने जो अभी निकाला था विद्युत प्रतिरोधकता जब पढ़ी थी हमने, तो R बराबर हमने निकाला था रो L अपॉन A, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, ये वाला सूत्र हमने निकाला था, आपको याद होगा। अब हम इसके अंदर सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम इससे क्या पूछा है, रो पूछा है हमसे, तो रो को हम निकाल लेते हैं। रो को अगर हम इधर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा R A अपॉन L, L नीचे चला जाएगा। ठीक है, सूत्र निकालना आता है आपको। तो रो बराबर हो गया हमारे पास में R A अपॉन L। R हमने यही का यही रख दिया है, अब A हमें निकालना है। तो बच्चों तार जो होता है वो गोल ही होता है और गोल का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि क्या होगा वो पाई आर स्क्वायर। अब R तो हमें यहाँ पर दे नहीं रखा, तो उस R की जगह पर हम ये जो 0.3 मिलीमीटर, इसको देखिए पहले तो हमने मीटर में बदल लिया है। आपको सेंटीमीटर में दे, मिलीमीटर में दे, तो आपको उसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हमने 1000 का इसको भाग की, आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, याद है ना बच्चों, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1000 से गुणा करके हमने ये 1000 से भाग दे करके और हमने ये निकाल लिया है 3 × 10⁴ मीटर, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो अभी कह रहे हैं हम कि ये तो हमें दिया हुआ है व्यास, अब इसका आधा करके हम जो है वो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला, तो इसका जो डी दे रखा है हमें पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी दे रखा है तो डी को हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इस डी को आधा करेंगे, ये देखिए d/2
और ये पाई आर स्क्वायर की जगह पर हमने d/2 कर दिया है, तो देखिए ये हो जाएगा d स्क्वायर और ये 2 दूनी 4। इस तरह से d स्क्वायर बाय 4 के रूप में ये खुलेगा। तो देखिए r जहां के जहां पर है, पाई हमने लिखा है ये पाई, और r स्क्वायर की जगह पर हमने कर दिया ये जो हमने निकाला d स्क्वायर अपॉन 4। समझ गए बच्चों? ठीक है, ये d स्क्वायर 4 कैसे आया कि जो पाई आर स्क्वायर लेना था हमें उसके क्षेत्रफल का, अब हमें तो दे रखा, आर तो दे नहीं रखा, डी दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी ही तो होती है, तो उस व्यास को हमने आधा कर दिया तो हमारे पास त्रिज्या निकल जाएगी। तो हमने इसका ये देखिए बाय 2 कर दिया है। तो इस तरह से जब हमने इसको स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। ये हमने मान रखा डी स्क्वायर बाय 4। एल हमारा ऐसे कैसे ही लिख दिया है हमने। अब हमने यहाँ पर सारे मान पुट किए। आर जो है वो हमें 26 ओम दे रखा था, पाई का मान 22/7 होता है, ये लिख दिया पाई का मान हमने, ये 22/7। ठीक है, डी स्क्वायर का मान हमें दे रखा था 3 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। डी स्क्वायर करना है इसलिए हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। 4 जो है वो ये 4 यहाँ पर जो था वो 4 हमने यहाँ पुट कर दिया, और एल हमें 1 मीटर दे रखा था। ये सारे मान हमने इस फॉर्मूले में रखे, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ये हमारे पास में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसकी प्रतिरोधकता आ जाती है। अब जब हम आपकी सारणी 12.2 में इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैग्नीज जो होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में लिख रखा है आपके कि सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ का नाम बताइए। तो तार क्या हो गया, किससे बना हुआ हो गया बच्चों? तार जो है वो मैग्नीज से बना हुआ हो गया, क्योंकि हमारी जो प्रतिरोधकता निकली है वो आपकी सारणी में दी हुई मैग्नीज की प्रतिरोधकता से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी तथा मोटाई 2a है। यानी मोटाई को तो दुगना कर दिया और लंबाई को आधा कर दिया। तो पहले तार के लिए हम निकालते हैं। तो R1 जो होता है वो अभी हमने ऊपर करा था, यहाँ पर निकाला था R1। तो R1 जो होता है वो होता है ये देखिए रो L/A। तो इस R1 का मान हमें दे रखा है इन्होंने 4 ओम। प्रथम तार के लिए क्या दे रखा है? 4 ओम। हमने यहाँ पर इसका 4 ओम कर दिया। यहाँ हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि L लंबाई ही दे रखी है और A मोटाई ही दे रखी है, इसलिए हमें कोई मान प्रतिस्थापित करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यानी कि पहले तार के लिए उसने प्रतिरोध हमें 4 ओम दे रखा है। अब दूसरे तार की बात करते हैं। तो द्वितीय तार के लिए R2 हो जाएगा, रो हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। L जो है उसने आधा कर दिया है, तो L को हमने ये देखिए आधा कर दिया, यहाँ पे 1.2 लगा दिया। L वैसा का वैसा लिख दिया। और क्षेत्रफल कितना था? 2a करा था उसने क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये देखिए 2 तो इस L वाले के साथ आ गया और यहाँ पर a की जगह हमने 2a लिख दिया, क्षेत्रफल को दुगना कर दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये रो जो है वो वैसा का वैसा आ जाता है। L हम वैसा का वैसा लिख देंगे, और 1 और 2 2 जा 4, तो ये 4 करके और ये a, तो इस तरह से हमारे पास में आ जाता है रो L/4a। और जो ये हमें दे रखा था रो L/a, यानी कि ये रो और ये L/a, इसका मान जो है इन्होंने R1 दे रखा था, ये R1 के बराबर है, और ये हमने कर दिया R1 और 1/4 हमारे पास इस सूत्र में से आ गया। ठीक है, 1/4 वैसा का वैसा। R1 का मान कितना दे रखा है? 4, तो 4 हमने करा गुना, यहाँ पर रखा उसका मान 4 4 एकम 4 एक बार कट जाएगा, तो हमारे पास में जो प्रतिरोध आ जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध 1 ओम होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने जो आपका प्रतिरोध था, विभवांतर था, धारा थी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। इन सबसे संबंधित
जो उदाहरण, आंकिक प्रश्न, प्रयोग जो भी आपके बुक में दे रखे थे वो हमने सब सरल तरीके से इनको सॉल्व किया है। मैं समझती हूँ आपको पूरा लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी ये लेसन अब पूरा नहीं हुआ है, ये वीडियो लेसन का आपका प्रथम वीडियो है। भाग 2 वाला जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो इससे संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं जल्दी ही, और फटाफट से आपके ये जो क्वेरीज हैं इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ में मुझे दीजिए आज्ञा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों।